हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पेरेंट्स से बच्चों को विरासत में हैबिट और बिहेवियर ही नहीं बल्कि बीमारियां भी मिलती हैं। इन्हें जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक बीमारी के नाम से जाना जाता है। जीन्स के कारण डिजीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को आसानी से अपना शिकार बना लेती है। डायबिटीज, थायराइड और हार्ट डिजीज जैसी बीमारी भी आज जेनेटिक बीमारियों में गिने जाते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को ये डिजीज होंगे तो इसी कारण से आपके अंदर भी जेनेटिक बीमारियों के लक्षण नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जेनेटिक बीमारियां क्या होती है और क्या इनसे बचा जा सकता है। दोस्तों, जो डिजीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उन्हें जेनेटिक डिजीज कहते हैं। यह डिजीज डीएनए में गड़बड़ी के कारण होते हैं और डीएनए में यह गड़बड़ी म्यूटेशन के कारण होती है। यह म्यूटेशन या तो केवल एक जीन या फिर पूरे क्रोमोसोम में हो सकता है। दोस्तों, जेनेटिक डिजीज के रीजन को समझने के लिए यह जानना यूजफुल होगा कि आपके जीन्स और डीएनए कैसे काम करते हैं। दोस्तों, हमारे क्रोमोसोम में लगभग 30,000 जीन्स होते हैं। जीन्स की स्ट्रक्चर में बदलाव आना जेनेटिक डिजीज का मुख्य कारण होता है। ये जीन्स डीएनए का ही भाग होते हैं। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। जीन्स का रूप बदलने के कारण क्रोमोसोम में चेंजिंग आ जाता है। दोस्तों, हमारे बॉडी में लाखों सेल्स हैं और हर सेल में 23 पेयर के रूप में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। यही क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक गुण और दोष को पहुंचाते हैं। सेल्स को कंट्रोल करने का फंक्शन क्रोमोसोम में मौजूद डीएनए का होता है। हमें डीएनए का एक हिस्सा अपनी मदर और दूसरा हिस्सा फादर से मिलता है। डीएनए में हमारा जेनेटिक कोड होता है जिससे पेरेंट्स की आदतें और डिजीज पहुंचती हैं। इसी में खराबी से जेनेटिक डिसऑर्डर होने की चांसेस बढ़ जाती है। हालांकि सभी माता पिता से उनके बच्चों में जीन का केवल आधा हिस्सा ही जाता है। आमतौर पर यह बीमारी एक जीन में गड़बड़ी या एक से अधिक जीन में गड़बड़ी के कारण हो सकता है। इसके अलावा यह प्रॉब्लम जीन में म्यूटेशन के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर के संयोजन के कारण भी पैदा हो सकता है। दोस्तों, जेनेटिक डिजीज कई टाइप्स के होते हैं। इनमें सिंगल जीन इनहेरिटेंस, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस शामिल है। दोस्तों, सिंगल जीन इनहेरिटेंस ऐसे डिसऑर्डर है जिनमें केवल एक जीन में डिफेक्ट होता है। इसके उदाहरण में हंटिंगटन डिजीज, सिकल सेल एनीमिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे डिजीज आते हैं। हंटिंगटन डिजीज में ब्रेन की सेल्स धीरे धीरे खराब होने लगती है, तो वहीं सिकल सेल एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी को नुकसान पहुंचता है, जबकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मसल्स को नुकसान पहुंचता है और वे कमजोर हो जाती है। दोस्तों, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर हेरिडिटी, लाइफस्टाइल या एनवायरमेंटल फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। इसके एग्जाम्पल में अस्थमा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी डिजीज शामिल हैं। अस्थमा में आपके एयरवेज में सिकुड़न और स्वेलिंग आ जाती है और अतिरिक्त मात्रा में बलगम बनने लगता है। वही डायबिटीज में या तो हमारा बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाता या बॉडी उसका सही से यूज नहीं कर पाता है। इन बीमारियों के ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर लाइफस्टाइल में बदलाव और हेल्दी डाइट लेने का सुझाव देते हैं। वहीं सिजोफ्रेनिया एक ऐसा कंडीशन है जो किसी पर्सन की सोचने, महसूस करने और स्पष्ट रूप से बिहेव करने की एबिलिटी को अफेक्ट करता है। सिजोफ्रेनिया का इलाज कई तरह से किया जाता है और यह आमतौर पर इस समस्या के सिम्टम, सिवियरिटी और पेशेंट की एज पर डिपेंड करता है। जबकि अल्जाइमर्स डिजीज एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे मेमोरी और थॉट को खत्म कर देती है। अल्जाइमर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन इनके लक्षणों को कम और जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर कुछ खास प्रकार की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज में क्रोमोसोम प्रभावित होते हैं, जैसे कि पर्याप्त क्रोमोसोम का ना होना या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होना या फिर किसी ऐसे क्रोमोसोम का होना जिसमें किसी प्रकार की स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज हो। क्रोमोसोम में यह एब्नॉर्मलिटी सेल डिवीजन के दौरान किसी एरर की वजह से होती है। आमतौर पर यह एरर स्पर्म या एग बनते समय होती है, हालांकि ये एरर कॉन्सेप्शन के बाद जायगोट में भी हो सकती है। क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लीडीफिल्टर सिंड्रोम शामिल है। डाउन सिंड्रोम में 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, जिससे कुल क्रोमोसोम 47 हो जाता है। वहीं टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, जबकि क्लीडीफिल्टर सिंड्रोम किसी बच्चे में तब होता है जब एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। इन सारे डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिजिकल या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सर्जरी, जेनेटिक काउंसलिंग, स्पेशल एजुकेशन या ड्रग्स थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में गड़बड़ी जैसी समस्या केवल मां से ही उसके बच्चे में पास होती है। प्रेजेंट में माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हालांकि लक्षणों के आधार पर डॉक्टर डाइट मैनेजमेंट, विटामिन सप्लीमेंट, अमीनो एसिड सप्लीमेंट और कुछ खास दवाओं की मदद से सिम्टम को कम कर सकते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर की पहचान कैसे की जाती है।
दोस्तों, अगर आपके फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री है तो आप जेनेटिक काउंसलिंग करवा सकते हैं। साथ ही जेनेटिक टेस्ट की मदद से आप आनुवांशिक बीमारियों का पता लगा सकते हैं। इन जेनेटिक टेस्ट में कैरियर टेस्ट, प्रीनेटल स्क्रीनिंग, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक और न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट शामिल है। कैरियर टेस्ट एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है जिसमें यह पता चलता है कि आप और आपके पार्टनर में जेनेटिक डिजीज से जुड़ा जिन में कोई म्यूटेशन है या नहीं। यह टेस्ट उन सभी कपल के लिए रेकमेंड किया जाता है जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, भले ही उनके फैमिली में जेनेटिक डिजीज की कोई हिस्ट्री हो या ना हो। वहीं प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट में आमतौर पर प्रेग्नेंट वुमेन से ब्लड निकालकर टेस्ट किया जाता है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में फीटस में नॉर्मल क्रोमोसोम की प्रोबेबिलिटी का पता लगाया जाता है, जबकि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट में प्रेग्नेंट वुमेन के यूटेरस में एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट की बात करें तो अधिकांश जेनेटिक डिसऑर्डर का इलाज नहीं होता है, जबकि कुछ में ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो या तो डिजीज की प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर देता है या आपके जीवन पर उनके प्रभाव को कम कर देता है। वहीं जेनेटिक बीमारियों से बचने के लिए आप हेल्दी डाइट का सहारा ले सकते हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि हेल्दी डाइट लेने से जेनेटिक बीमारियां नहीं होंगी, लेकिन इससे जिन्स की प्रतिक्रिया में सुधार हो सकेगा। सेहतमंद रहने के लिए साबुत अनाज, ब्राउन राइस, कलरफुल सब्जियां, विटामिन B12, विटामिन B6, हरी पत्तेदार सब्जियां और फोलिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट में शामिल करें। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।